नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10 की क्षितिज 2 पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा 15वां पाठ है। हम आखिरी पड़ाव की ओर जा रहे हैं, पुस्तक खत्म होने की ओर है। आज हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये एक निबंध है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम ये महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी हैं, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। बहुत सी बार सेकेंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया। तो 1903 से 1920 तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सन 1920 तक उनके संपादन से जुड़े रहे और सन 21 दिसंबर 1938 में उनका देहांत हो गया। 64 में जन्म हुआ था और 38 में देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी कृतियाँ यहाँ निबंध दे रखे हैं, आपको मैं बता देती हूँ। निबंध कुछ है जो देखिए, यहाँ निबंध दे रखे हैं। रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये इनके निबंध संग्रह हैं। उसके अलावा उनके कुछ काव्य संग्रह है। कान्यकुब्ज इसमें दे नहीं रखे, मैं आपको बताती हूँ। काव्य मंजूषा जो 1903 में रचित था, अबला विलाप 1907 में था, गंगा लहरी और कविता कलाप। कान्यकुब्ज, काव्य मंजूषा, अबला विलाप, गंगा लहरी, कविता कलाप, सुमन, सरगान ही एक ठिकाना, ये इनके कुछ काव्य संग्रह थे। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है ना। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो संपत्ति शास्त्र है। इनके ये तो आपको खासकर ध्यान रखना है, रसज्ञ रंजन, ये अद्भुत आलाप, ये और संपत्ति शास्त्र, यह ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जो है वह कान्यकुब्ज और ये है काव्य मंजूषा, अबला विलाप, गंगा लहरी, कविता कलाप, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। रसज्ञ रंजन वैसे पूछता नहीं है, पर फिर भी पूछ ले तो 1920 में है रसज्ञ रंजन, और बस इसका ही पूछा जाता है, तब इसका ध्यान रख लेना, बाकी के याद करने की ज़रूरत नहीं है। संपत्ति शास्त्रों को देखना है तो 1908 महिला बोध, महिला उपयोगी पुस्तक है जो आध्यात्मिकी दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं और उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको ही जाता है, और ये ध्यान रखना है, हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वत्ता एवं बहुज्ञता के साथ साथ
सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्रों में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। यानी कुछ ये जो हमारा निबंध चल रहा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसमें यही बताया कि कुछ लोग हैं वह स्त्रियों को पढ़ाना व्यर्थ मानते हैं और मानते हैं कि जो स्त्री पढ़ लिख जाती है तो समाज का विघटन कर देती है। तो उसके ऊपर ये पूरा लेख है। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा का ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, क्योंकि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने के योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। अगर आपको पूछा जाए कौन सी विधा का पाठ है तो निबंध विधा का पाठ है, आपको ध्यान रखना है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक में प्रकाशित हुआ। यह ध्यान रखना है कि यह लेख किसमें छपा था, तो सरस्वती में पढ़े लिखे पांडित्य शीर्षकों से प्रकाशित हुआ था और बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मौत पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर दिया। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले यह लेख किसमें प्रकाशित हुआ, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कौन से नाम से प्रकाशित हुआ, तो पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नाम से महिला मौत पुस्तक में यह प्रकाशित हुआ था। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है, जैसा है वैसा ही है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे निबंध की। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यानी स्त्री शिक्षा के जो विरोधी लोग हैं और जो स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क देते हैं उसका यहाँ पर खंडन किया गया है। यहाँ दोनों बातें की गई है कि किस प्रकार स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क बताए गए हैं और उसका कुछ लोगों ने खंडन भी किया है। तो देखते हैं। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं द्विवेदी जी कि कुछ लोग आज भी हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहते और मानते हैं स्त्री पढ़ लग गई तो हमारे घर के सुखों का नाश हो जाता है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग यानी अच्छे शिक्षा प्राप्त लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों मतलब गलत मार्ग पर चलने वाले कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी यानी अच्छे मार्ग पर चलने वाला बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब यहाँ कुछ कवि ने दलीलें दी है कि जो अच्छे लोग हैं, जो कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना चाहते हैं यानी अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी राह पर चलने वाले बनाना चाहते हैं, अधार्मिक जो धर्म में आस्था नहीं रखते उनको धर्म तत्व समझाना चाहते हैं, उनकी भी महिलाओं के प्रति जो दलीलें हैं वो बहुत ही खराब है। कवि यहाँ पर उनकी दलीलें बता रहे हैं। देखो एक एक करके। फर्स्ट में बताया हमारे पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियां यानी अच्छे घर की स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। यानी संस्कृत कवियों के नाटक में हमारे जो अच्छे घर की स्त्रियां हैं, कुलीन स्त्रियां हैं, उनको भी अपड़ों की भाषा में यानी अनपढ़ों के जैसी भाषा में यहाँ बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती है। यानी शुरुआत से ही ऐसा है कि स्त्रियों की पढ़ाने की प्रणाली यहाँ हमारे यहाँ थी नहीं, अगर होता तो उनके बारे में भी कुछ नियम जरूर होते। यहाँ कवि कह रहे हैं स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है यानी बुरा होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। शकुंतला आप सभी जानते हैं
30 पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। यानी लोग कह रहे हैं कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी तो गौरव की भाषा में मुश्किल से एक ही श्लोक लिख पाई थी, और कवि कह रहे हैं कि शकुंतला ने जो कटु वाक्य कहे थे दुष्यंत को वह इस पढ़ाई का ही परिणाम था। ऐसा लोग मानते हैं। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की तो दूर ही रही। अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ये लोगों की दलीलें हैं जो स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो स्त्रियों के बारे में क्या क्या सोचते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा करना मतलब ध्यान न देना। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। अगर कोई ऐसा स्त्रियों के बारे में गवार सी बातें करता है, जैसे शकुंतला के बारे में कहा कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने ऐसा गवारों की भाषा में श्लोक लिख दिया, इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अब यहाँ कवि कह रहा है कि नाटकों में अगर स्त्रियां प्राकृत भाषा बोल लेती है तो यह अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। यहाँ कवि कह रहा है कि अगर कोई संस्कृत नहीं जानता है मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री अनपढ़ है या गवार है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की उत्तर रामचरित पुस्तक का नाम है जो भभूति जी की है। उत्तर रामचरित आ गया, एक मिनट ना। हाँ, उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नी कौन सी भाषा बोलती थी? उसकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृत थी? भभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय ही संस्कृत बोलता था। भभूति जी और कालिदास जी के यहाँ बारे में बातें कही गई है जिन्होंने बहुत सारा ग्रंथ लिखे हैं। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि स्त्रियों जो प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां थी उनको अपढ़ बताने वाले जो व्यक्ति है वह पहले इन ग्रंथों को पढ़ ले, उसके बाद ये साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। और प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? और भगवान शाक्य मुनि का नाम है, भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? शाक्य मुनि जो उपदेश दिए, उनके चेलों ने जो उपदेश दिए वो प्राकृत में दिए। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना की, बौद्धों की त्रिपिटक आपने जो गौतम बुद्ध के द्वारा थे वह 3 पिटक जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक है, जिसको त्रिपिटक कहा गया है, की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः प्राकृत बोलना लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि महिलाओं का प्राकृत बोलना ये साबित करता है कि महिलाएं अशिक्षित नहीं थी, क्योंकि बौद्धों ने भी त्रिपिटक है वो प्राकृत में उस समय लिखे थे। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि अपढ़ और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गवार कहाँ जा सकता है? क्योंकि यानी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये किताबें प्राकृत में लिखी है। अगर महिलाएं जो प्राकृत जानती है उनको तुम अपढ़ कह सकते हो तो इन सबको भी तुम अपढ़ कह सकते हो, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषा आजकल की प्राकृत है। शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषा उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उसकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया।
पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब कभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में कोई यहाँ पर स्त्रियों का विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र, बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने के नियम प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, पुराण आदि, ये सब कभी कह रहे हैं कि ये सब भी पहले चलते थे, होता था, पर आप बता दीजिए कि कहना वो इसके कोई प्रमाण आज भी उपलब्ध है? नहीं है। जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उसका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, बिना ग्रंथ के भी स्वीकार करते हैं। तो परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों मतलब प्रतिभावान पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपड़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उसका दर्शन विश्वम्भरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझे। यानी यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना ही विश्वेश्वरा स्त्रियों के द्वारा कराते हैं और आप यहाँ पर स्त्रियों को ककहरा यानी अ आ ई भी पढ़ाना पाप समझते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वेश्वरा कौन थी अगर आप जानना चाहो तो अत्रि गोत्र की स्त्री थी वे, है ना। और ऋग्वेद के ये 5वें मंडल के 28वें सूक्त की एक ऋषि, एक में से छठी ऋषि थी ये। आगे बढ़े। विश्वेश्वरा कौन थी? अग्निगोत्र की एक स्त्री थी, आप याद रख लेना। शीला और विद्या आदि कौन थी? शीला कौन थी बेटा? तो अगर पूछे तो कोरिडन्य मुनि की पत्नी का नाम था शीला। शांगधर पद्धति से उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा मतलब बौद्ध भिक्षुओं जो थे उनकी पद्य रचना इसमें संकलित है थेरी गाथा में। जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है वे क्या अटपट थी? यानी थेरी गाथा में पद्य रचनाएं उद्धृत है। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गुथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा और कौन निकाले भी तो मानेगा कौन? विज्ञ मतलब समझदार, विद्वान। अज्ञ और विज्ञ आप जानते हो, अज्ञ मतलब मूर्ख और विज्ञ मतलब जानकार। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय, अत्रि की पत्नी कौन थी? अभी मैंने बताया विश्वम्भरा। व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। गार्गी वैदिक समय की एक पंडिता है ना, ऋषि पुत्री थी। इसके इनके पिता का नाम गर्ग था, इसलिए इनको गार्गी कहा जाता था। और ये बड़े बड़े राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े वेदांत तो शास्त्रों पर शास्त्रास्त्र किया करती थी गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यानी कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अत्रि की पत्नी विश्वम्भरा, गार्गी, शकुंतला है ना, अनुसुया, विश्वम्भरा, ये शीला आदि ऐसी स्त्रियाँ थी जो पुराने ज़माने में भी अच्छे के छक्के छुड़ा देती थी। तो क्या उस समय में महिला अपढ़ थी? ऐसा मानना हमारे लिए बहुत ही गलत बात है, और महिला को पढ़ाना पाप है, ये मानना भी हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, और यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने की ही कुफल है समझे। यहाँ आगे कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने का ही एक कुफल मतलब खराब फल है कि स्त्रियाँ इतनी आगे बढ़ गई। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट है। यहाँ कह रहे हैं स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट के समान है और पीयूष पुरुषों के लिए अमृत के समान है। ऐसा यहाँ कालकूट मतलब जहर है ना, यहाँ कालकूट मतलब जहर और पीयूष मतलब अमृत। तो यहाँ कह रहे स्त्रियों को पढ़ाना तो जहर के समान है और पुरुषों का पिलाना अमृत के घूट के समान है। ऐसी दलीलों दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव
गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्री को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ पढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। और रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ थी, तो इसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्राककालीन मतलब पुरानी। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों को किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। या कवि कह रहे हैं कि अगर आप यूँ समझते हो कि स्त्रियों को पढ़ाने का परिणाम बुरा होता है, तो पुरुषों को पढ़ाने का परिणाम भी बुरा ही होगा। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारी कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्त मतलब पागल, बाल व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, तो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता ने अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। वाचस्तवया मध्वचनात् स राजा वह्यो विशुद्धा मति यत् समक्षम माम लोकवादम श्रवणादहासिः श्रुतस्य तत्वीव सदृशम कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। सीता जी कह रही है अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, 30 पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। यहाँ क्या कह रही है कि सीता जी कह रही है कि लक्ष्मण जाके उस राजा मतलब राम को कह देना कि मैंने तो पहले से ही आग में से निकलकर अपनी शुद्धता साबित कर दी थी, फिर भी अगर तुम मुझ पे शक करते हो तो मिथ्या कह रहे हैं, फिर भी लोगों के मुख से जो मिथ्या बातें जो है वो सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? सीता प्रश्न करी, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उसके पास आना संदेशा भेजा। यह युक्ति न किसी गंवारी स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तैव मृत्युर्भर ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसे अनर्थ हो सके। पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ नहीं होता। सीता जी के ये शब्द जब सुने, अगर आप सुनो तो आप कह ही नहीं सकते कि ये पढ़े लिखे नहीं है या इनके पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ हो सकता है।
अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, है ना, रोक या मनाही, मुमानियत यानी वे या तो इतिहास में अभिज्ञता नहीं रखते, या इतिहास परम जानकारी या ज्ञान नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि से ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जिसमें आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है और न अनर्थकर है। यह अभिमान का उत्पादक है, यह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 में मिथ्या है। यानी स्त्रियों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। यहाँ कवि ने कहा है कि जो भी ऐसा मानते हैं वह गलत मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। स्त्रियों को पढ़ाने से दो परिवार का तर जाते हैं और दो परिवारों में सुख आ जाता है, इसलिए स्त्री को पढ़ाना चाहिए। पुराने ज़माने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों का मानना है, तो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी लड़कियां पढ़ी लिखी थी, अच्छे अच्छे संवाद करती थी और विदुषी पुराने ज़माने की लड़कियां भी हुई थी। शब्द संपदा है, मैं बता चुकी हूँ आपको। विद्यमान, उपस्थित, कुमार्गगामी, बुरी राह पर चलने वाले, सुमार्गगामी, अच्छी राह पर चलने वाले, अधार्मिक, धर्म से संबंध न रखने वाले, धर्म का सार, दलीलें, तर्क, अनर्थ, बुरा, अर्थहीन, अपढ़ो, अनपढ़ो, उपेक्षा, ध्यान न देना, प्राकृत, एक प्राचीन भाषा, वेदांतवादिनी, वेदांत दर्शन पर बोलने वाली, दर्शक ग्रंथ, जानकारी देने वाली या दिखाने वाली पुस्तकें, तत्कालीन उस समय का तर्क शास्त्रज्ञता, तर्क शास्त्रों को जानना, न्यायशीलता, न्याय के अनुसार आचरण करना, कुतर्क, अनुचित तर्क, खंडन, दूसरे के मत का युक्ति पूर्वक निराकरण, प्रगल्भ, प्रतिभावान, नामोल्लेख, नाम का उल्लेख करना, आदरित, आदर या सम्मान, विज्ञ, समझदार, ब्रह्मवादी, वेद पढ़ाने वाला, दुराचार, निंदनीय आचरण, सधर्मचारिणी, पत्नी, कालकूट, जहर, पीयूष, अमृत, दृष्टांत, उदाहरण, मिसाल, अल्पज्ञ, थोड़ा जाने वाला, अल्पज्ञ और बहुज्ञ, विलोम शब्द, प्राककालीन, पुरानी, व्याभिचारी, पाप, विक्षिप्त, पागल, बाल व्यथित, बातों से दुखी होने वाला, ग्रहग्रस्त, पाप ग्रह से प्रभावित, किंचित, वो थोड़ा, दूर वाक्य, निंदा करने वाला वाक्य या बात, परित्यक्त, पूरे और तौर पर छोड़ा हुआ, मिथ्यावाद, झूठी बात, कलंकारोपण, दोष मढ़ना या दोषी ठहराना, निर्भर्सना, तिरस्कार, निंदा, नीतिज्ञ, नीति जानने वाला, हरगिज, किसी हालत में, मुमानियत, रोक मनाई, अभिज्ञता, जानकारी या ज्ञान, और उपकार, अहित, उपकार और उपकार। यहाँ ये शब्दावली है। भवभूति कौन थे? तो संस्कृत के प्रधान नाटककार थे, जिन्होंने अपने 3 प्रसिद्ध ग्रंथ वीरचरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव ये लिखे थे। भवभूति करुण रस के प्रमुख लेखक है। विश्वम्भरा अपने नाम आया था। अग्निगोत्र की स्त्री है। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की एक में से छठी की ऋषि थी। शीला कौरिडन्य मुनि की पत्नी का नाम गेरिका था। बौद्ध भिक्षुणियों की पद्य रचना इसमें संकलित है। अनुसुया अत्रि मुनि की पत्नी, दक्ष प्रजापति की कन्या थी। गार्गी वैदिक समय की एक पंडिता ऋषिपुत्री थी। इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। मिथिला के जनक राजा की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने याज्ञवल्क्य के साथ वेदांत शास्त्र विषय पर शास्त्रास्त्र किया था। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का ग्रंथ जिसे हाल द्वारा रचित माना जाता है। कुमारपाल चरित यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी के अंत में अज्ञातनामा कवि के अनहल के राजा कुमारपाल के लिए लिखा था। इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमारपाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है। त्रिपिटक ग्रंथ गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं
उनको अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे। उन उपदेशों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया था और बाद में उन्हें त्रिपिटक के रूप में लेखबद्ध किया गया। वे तीन त्रिपिटक थे: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शाक्य वंशी होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि रचित काव्य शास्त्र संबंधी संस्कृत के ग्रंथ, और कालिदास जो महान कवि में से एक है, जिन्होंने कुंभार संभव, रघुवंश, महाकाव्य लिखे, ऋतुसार, मेघदूत, खंडकाव्य लिखे और विक्रम वर्षीय, मालविका, अग्निमित्र, मराठी, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी। ये आपके पाठ समाप्त होते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा पाठ है ये निबंध। अगर आपको अच्छे से समझ में आए, इसके प्रश्न इसी में से बनते हैं, आप देख लीजिएगा। जो बताया है इसमें कौन सी विधा का पाठ है और इसमें किस किस का वर्णन किया गया है, यही प्रश्न आपके इसमें से बनेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा प्रश्नों का भी। बाकी इससे कोई ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। विधा का बन सकता है और इसमें कुछ स्त्रियों से संबंधित, कुछ ग्रंथों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।